Good morning, everyone, and let's start the explanation of the Hindu editorial 22nd December 2020. Nepal in turmoil. टर्मोइल इन नेपाल और नेपाल इन टर्मोइल दो चीज़ें हैं यहाँ। नेपाल इन टर्मोइल कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं टर्मोइल है क्या। टर्मोइल अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टर्मोइल मीन्स होता है हलचल। टर्मोइल मीन्स होता है उपद्रव, अशांति। इसका सिनोनिम अनरेस्ट होगा, टर्ब्यूलेंस होगा। नेपाल इन टर्मोइल, इट मीन्स हलचल में नेपाल। नेपाल में हलचल नहीं, अगर नेपाल में हलचल कहना होता तो लिखा जाता टर्मोइल इन नेपाल, लेकिन यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नेपाल इन टर्मोइल, यानी नेपाल है टर्मोइल में, हलचल में। अब टर्मोइल को समझने का एक और बड़ा ही आसान उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर जो हलचल उत्पन्न होती है उसे भी हम टर्मोइल कहते हैं। तो केपी ओली पुट हिज ग्रीड, अब यहां शब्द है ग्रीड। यह शब्द भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बदले हम अवराइस का प्रयोग करते हैं। इसके बदले हम क्यूपीडीटी का प्रयोग करते हैं। धन लोलुपता या लालच, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है ग्रीड, अवराइस और क्यूपीडीटी, धन लोलुपता या लालच, इनका अर्थ होता है। तो केपी ओली पुट हिज ग्रीड फॉर पावर over the interests of democracy and political stability। केपी ओली को कहा जा रहा है कि ये इनके अंदर जो पावर की, सत्ता की लालच है उसको ये ऊपर रखते हैं अपने डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट से, यानी इनके अंदर जो डेमोक्रेसी के प्रति अभिरुचि है, रुचि है, उसको ये नीचे रखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी ये नीचे रखते हैं और ये ऊपर रखते हैं अपने ग्रीड को। स्टेबिलिटी, स्टेबल शब्द का नाउन है। स्टेबिलिटी मीन्स होता है स्थिरता। स्थिरता, स्टेबल शब्द से बना हुआ यह नाउन है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली रिकमेंडेशन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का, ओली में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ओलीज यानी ओली का रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन शब्द जो है रेकमेंड वर्ब से बना है। रेकमेंड वर्ब में ATION सफिक्स जोड़ देते हैं तो यह रिकमेंडेशन हो जाता है, जिसका प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं, सुझाव और सिफारिश। सुझाव और सिफारिश के अर्थ में हम रिकमेंडेशन का प्रयोग करते हैं। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का रिकमेंडेशन था कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए। डिसॉल्व वर्ड पिछले सेट में हम बता चुके हैं, फिर भी कुछ लोग नहीं देखे होंगे इसलिए मैं लिख रहा हूं। डिसॉल्व मीन्स विघटित होना, भंग कर देना, भंग कर देना। विच हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड। अब इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने जो सिफारिश की, इनकी सिफारिश को अप्रूव कर दिया गया, यानी स्वीकृत कर लिया गया इनकी सिफारिश को यथोचित तरीके से। ड्यूली मीन्स होता है यथोचित तरीके से, यह अपने आप में एडवर्ब है। अप्रूव कर दिया गया यानी स्वीकृत कर दिया गया बाय प्रेसिडेंट विद्या डी भंडारी। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के, विद्या डी भंडारी, इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर ओली के रिकमेंडेशन को, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देने की जो रिकमेंडेशन इनकी थी उसको अप्रूव कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? हैज पुश्ड द यंग डेमोक्रेसी। अब वहाँ की डेमोक्रेसी को, यंग डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई है वो भी बिल्कुल नया है, तो हैज़ पुश्ड
द यंग डेमोक्रेसी इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं आज। अनप्रेसिडेंटेड, यह भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है। प्रीसीड शब्द से बना हुआ यह शब्द होता है प्रीसीड। प्रीसीड मतलब होता है के पहले आना, उसके पहले ऑन लग गया और बाद में ENTED लग गया तो शब्द बन गया अनप्रेसिडेंटेड, जिसका अर्थ होता है अप्रत्याशित, यानी जिसकी उम्मीद न थी वो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसकी उम्मीद न हो वह अप्रत्याशित है। तो इन्होंने जो यह काम किया, इसे नेपाल की यंग डेमोक्रेसी अप्रत्याशित संवैधानिक क्राइसिस में चली गई, यानी वहाँ जो संविधान है वह बिल्कुल क्राइसिस की स्थिति में आ गई, संकट की स्थिति में आ गई। वहाँ संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, और वहाँ की राजनीतिक स्थिति जो है वो हलचल में बदल गई, हलचल में तब्दील हो गई। मिस्टर ओली हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मिस्टर ओली जिनकी अपनी पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP, विद अ नियर 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लगभग 2/3 बहुमत है इन्हें, टूक द ड्रास्टिक स्टेप। अब स्टेप नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव के रूप में ड्रास्टिक आया, और इस ड्रास्टिक का अर्थ होता है कठोर। ड्रास्टिक मीन्स स्ट्रिक्ट, कठोर, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर। took the drastic step as he came under increasing pressure from his own party। ऐसा स्टेप इन्होंने क्यों लिया, इतना कठोर कदम ये क्यों लिए? क्योंकि ये अंडर प्रेशर थे और वो प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा था, इंक्रीजिंग प्रेशर था। कहाँ से प्रेशर इनको आ रहा था? तो फ्रॉम हिज ओन पार्टी टू विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस हिज गवर्नमेंट इशूड लास्ट वीक। और ये कैसा ऑर्डिनेंस है? तो ये ऑर्डिनेंस है जिसको इन्हीं की सरकार ने, अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट गायब किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग गायब कर सकते हैं, यह ग्रामर में छूट दी गई है। लेकिन विद्यार्थियों आप बेहतर समझे इसलिए यहाँ दैट में जोर दे रहा हूँ, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ही केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम हिज ओन पार्टी। इनकी अपने ही पार्टी लगातार दबाव इनके ऊपर बनाई जा रही थी कि ये विथड्रॉ कर लें, वापस ले लें उस अध्यादेश को, उस ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। अब इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप सुने होंगे। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है आयुध, थोड़ा सा का अंतर है इसलिए मैंने आपको बताया, आप जाने इसे। तो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस दैट हिज गवर्नमेंट इशूड लास्ट वीक। इनकी सरकार पिछले सप्ताह ही एक अध्यादेश जारी की थी और उस अध्यादेश को वापस लेने का लगातार प्रेशर इनके ऊपर इनकी ही पार्टी के द्वारा दिया जा रहा था। बोथ द अपोजिशन एंड अदर लीडर्स विद इन द रूलिंग पार्टी, दोनों ही अपोजिशन और जो इनके ही पार्टी के जो रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल है इनके ही पार्टी के जो अपने भीतर के जो नेता हैं, विद इन पार्टी में जो लोग हैं, वो इन पर आरोप लगाए, अलेज किए। अलेज मीन्स होता है आरोप लगाना, बिना प्रमाण के आरोप लगाना अलेज कहलाता है। मौखिक आरोप लगाना अलेज कहलाता है। तो इनकी पार्टी के जो विद इन द रूलिंग पार्टी, इनके ही पार्टी के जो नेता थे वो और अपोजिशन, इन दोनों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि द ऑर्डिनेंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट वुड अंडरमाइन द चेक्स एंड बैलेंसेस इन द सिस्टम। इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये जो अध्यादेश पिछले वीक लाए हुए हैं, किस लिए लाए हैं? तो टू अमेंड, अमेंड मीन्स संशोधन करना, और इसी अमेंड से बना हुआ है अमेंडमेंट। अमेंड मीन्स होता है संशोधन करना। अब इससे मिलता जुलता एक शब्द मैं आपको बता दूं, अमेंड से मिलता जुलता शब्द होता है
इमेंड, आप में से बहुत कम लोग सुने होंगे। इमेंड मीन्स होता है टू रिमूव एरर, कहीं से अशुद्धि को दूर करना इमेंड कहलाता है, और बदलाव लाना अमेंड कहलाता है। तो इन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाया, किस लिए लाया? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट है वहां पर एक ठो, इस एक्ट में संशोधन करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए, और इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह जो ऑर्डिनेंस है वुड अंडरमाइन द चेक्स एंड बैलेंसेस इन द सिस्टम में जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं उन्हें ये खोखला करने का काम करेगा। अंडरमाइन मीन्स होता है खोखला बनाना, अंदर ही अंदर कमजोर बना देना अंडरमाइन कहलाता है, खोखला बनाना। इसके सिनोनिम के रूप में हम इरोड का प्रयोग करते हैं। अंडरमाइन का सिनोनिम इरोड होता है, डिटेरियोरेट भी होता है। सिस्टम एंड इम्पावर द प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी यह आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है कि जो अमेंडमेंट ये ला रहे हैं वह चेक्स एंड बैलेंसेस को खोखला बनाने का काम करेगा, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा, उन्हें शक्ति प्रदान करेगा कि वे अहम अपॉइंटमेंट्स, जो खास अपॉइंटमेंट्स हैं, जो निर्णायक पद हैं, उन पर वो खुद से नियुक्ति कर पाएंगे। मिस्टर ऑली हैड रिपोर्टेडली अग्रीड टू विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस। अब रिपोर्टेडली यहाँ एडवर्ब आया हुआ है। रिपोर्टेडली मीन्स होता है लोगों के कथनानुसार, लोगों के कथनानुसार रिपोर्टेडली। तो मिस्टर ऑली हैड रिपोर्टेडली अग्रीड। अब इसे समझने के लिए रिपोर्टेडली को हमें पहले कर लेना चाहिए, अर्थ निकालने में सुविधा होती है। रिपोर्टेडली लोगों के कथनानुसार मिस्टर ऑली हैड अग्रीड टू विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस। मिस्टर ऑली तैयार थे ऑर्डिनेंस को वापस ले लेने के लिए। इन अ पार्टी मीटिंग, एक पार्टी में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ऑली तैयार हो गए कि ठीक है उसे मैं विथड्रॉ कर लूंगा। बट ऑन संडे हिज कैबिनेट मेड द अनएक्सपेक्टेड मूव। लेकिन संडे को इनकी जो कैबिनेट थी वो एक अनएक्सपेक्टेड, यह भी अप्रत्याशित ही है, अप्रत्याशित मूव की ओर बढ़ गई, और उन लोगों ने, इनकी कैबिनेट ने रेकमेंड किया, सुझाव दिया, सिफारिश किया ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को ही भंग कर दिया जाए। इनकी कैबिनेट ने इन्हें सुझाव दिया कि पार्लियामेंट को ही भंग कर दिया जाए। नेक्स्ट, इलेक्शंस will now be held in April May 2021। अब जब डिसोल्यूशन हो गया तो सामने इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शन कब होंगे? तो विल बी हेल्ड इन अप्रैल मई 2021 में चुनाव होंगे। ए ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल, यानी चुनाव 22 में होना चाहिए था, लेकिन वो एक साल पहले ही होगा शेड्यूल के, यानी जो निर्धारित समय, निर्धारित अवधि थी उसके पहले। अहेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है। पहले के वीडियो में भी मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं, के पहले, अहेड ऑफ, के पहले। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव चैलेंज्ड द लीगैलिटी ऑफ मिस्टर ऑलीज डिसीजन। संवैधानिक विशेषज्ञ ने मिस्टर ऑली के निर्णय की वैधता को चुनौती दी है। जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, इन लोगों ने चुनौती दिया है इनके निर्णय को कि ये जो है इसकी लीगैलिटी नहीं है, वैधता नहीं है। नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, अब वो तर्क दे रहे हैं, क्या तर्क है, कैसे लीगल नहीं है इनका डिसीजन, इसके लिए तर्क दिया जा रहा है। नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस before its 5-year term ends only if there is a hung assembly। यानी ये असेंबली जब हंग होगी, यानी जब त्रिशंकु की स्थिति होगी, किसी भी पार्टी को बहुमत न हो, तो उस सिचुएशन को हंग असेंबली कहा जाता है।
तो हंग असेंबली में ही ऐसा करने का प्रावधान है। नेपाल के जो कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई वह अनुमति सिर्फ हंग असेंबली के समय ही देती है। एंड नो पार्टी मैनेजेस टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सरकार बनाने में जब सफल नहीं हो पाती है तब ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। अब मैनेज का अर्थ आप प्रबंध करना जानते हैं, लेकिन जब जब मैनेज के बाद टू लगा हो तो इसका अर्थ होता है सफल होना या कामयाब होना। सिंस द प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन, चूंकि प्रेसिडेंट ने उनके रिकमेंडेशन को क्लियर कर चुका है, वे स्पष्टीकरण अपना इस पर दे चुके हैं। द इशू विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अब इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और वही इसका डिसीजन करेगी सुप्रीम कोर्ट कि इसमें होना क्या चाहिए। व्हेन मिस्टर ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जब मिस्टर ओली की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स केम टू पावर, जब दोनों मिल करके, जो इनके साथ में आने वाली पार्टियां थी, जो इनके पार्टनर्स थे, जो अलायंस में जो गठबंधन करके साथ में आए थे, जब वे सत्ता में आए, केम टू पावर, सत्ता में आए इन 2017 विद अ ह्यूज मेजॉरिटी, बहुत विशाल बहुमत के साथ, मैनी होप्ड दैट, बहुतों ने, बहुत से लोगों ने यह उम्मीद की कि इट वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, यह एक नई शुरुआत होगी। नेपाल वॉज इन पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। आप सभी जानते हैं कि नेपाल में पहले मोनार्की चलती थी, तो अब एक ट्रांजिशन का समय था, और वो समय कैसा था तो पेनफुल था, बड़ा कष्टमय था। पेन शब्द का एडजेक्टिव बनाते हैं तो पेनफुल हो जाता है, एडजेक्टिव यह है और यह पेन शब्द से बना हुआ है। पेन शब्द का एडजेक्टिव है पेनफुल, इसका पेनलेस भी एडजेक्टिव होता है। नेपाल वॉज इन अ पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, यानी अब यहाँ गणतांत्रिक लोकतंत्र लोगों को मिला था और पहले वो मोनार्की को झेल रहे थे। यह बदलाव उनके लिए पेनफुल था। इन लेस देन अ ईयर, एक वर्ष से कम की अवधि में, द CPN UML एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो माओइस्ट सेंटर है, जो उसके दो भाग हैं, लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहाल, यानी ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर है, इसकी अध्यक्षा हैं, इसकी नेत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं फॉर्मर पुष्पा कमल दहाल, मर्ज्ड टू फॉर्म द कंट्रीज लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स। अब ये पार्टियां जब आपस में अलायंस करी, मिल गई, जब मर्ज कर गई, अलाई कर ली, तो यह देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट फोर्स के रूप में सामने आई और उसका नामकरण हुआ द NCP, यानी मर्जर के बाद जो नया नाम रखा गया वह नाम था द NCP। नेक्स्ट, इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द NCP, यह NCP के लिए एक ऐतिहासिक मौका था, बहुत बड़ा मौका था। हिस्ट्री शब्द का एडजेक्टिव होता है हिस्ट्री का, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। बार बार ये वर्ड न्यूज़ में दिए जाते हैं और मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक दोनों ही शब्द हैं हिस्ट्री के एडजेक्टिव के रूप में। हिस्टोरिकल मीन्स होता है परटेनिंग टू हिस्ट्री, यानी जो हिस्ट्री से संबंध रखे, जो इतिहास से ताल्लुकात रखे। परटेनिंग टू हिस्ट्री को हम हिस्टोरिकल कहते हैं, और जो ग्रेट इंपॉर्टेंस का हो, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो काफ़ी महत्व का हो, उसे हम हिस्टोरिक कहते हैं। तो इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बढ़िया मौका था NCP के लिए, स्पेशली फॉर मिस्टर ओली। और ख़ास तौर पर स्पेशली जब जोरदार बनाया जाता है स्पेशली को, तो स्पेशली हो जाता है, ई पहले लग जाता है। स्पेशली फॉर मिस्टर ओली के लिए खास तौर पर यह बहुत ही सुनहरा मौका था टू स्टीयर द फ्लैशिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मेनी क्राइसिस,
अब यहां देखेंगे स्टीयर आउट ऑफ, यह फ्रेजल वर्ब है। स्टीयर आउट ऑफ मीन्स होता है से बाहर निकालना, स्टीयर आउट ऑफ से बाहर निकालना। अब एक और शब्द इसमें मिल रहा है फ्लेजिंग। फ्लेजिंग का प्रयोग खास करके पक्षियों के लिए होता है, और उन पक्षियों के लिए जिन्हें अभी अभी पर लगे हैं, जिनके अभी अभी पंख विकसित हुए हैं, उनके लिए फ्लेजिंग का प्रयोग होता है। मनुष्यों के लिए भी फ्लेजिंग शब्द का यूज होगा, उनके लिए जो किसी फील्ड में अभी अनुभव प्राप्त करना शुरू किए हैं, यानी इन्हें हम अनुभवहीन कहते हैं। फ्लेजिंग जब मनुष्य के लिए यूज होता है तो यह अनुभवहीन होता है। अब फ्लेजिंग डेमोक्रेसी यानी अभी लोकतंत्र नेपाल को जस्ट कुछ ही दिन पहले मिली थी, अभी ये फ्लेजिंग थी, पूर्ण रूप से इसे पर लगे भी नहीं थे। तो ओली के लिए खास तौर पर यह महत्वपूर्ण मौका था कि नेपाल जो मेनी क्राइसिस को, अब यहां भी ग्रामर का इंपॉर्टेंट चीज मिला, क्राइसिस का प्लूरल है क्राइसिस, प्लूरल ऑफ क्राइसिस। बहुत से फॉरेन वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर ES में बदलना पड़ता है, तो क्राइसिस का क्राइसिस हुआ है। जैसे थेसिस का थेसिस होता है, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस होता है, सिनॉप्सिस का सिनॉप्सिस होता है, एनालिसिस का एनालिसिस होता है, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस होता है, वैसे ही क्राइसिस से हुआ है क्राइसिस। तो यह एक बहुत सुनहरा मौका था ओली के लिए कि ये जो नई डेमोक्रेसी है, इसमें जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को नेपाल जूझ रहा है, जिन संकटों का सामना कर रहा है, उससे वो इसे बाहर निकालते। बट द मर्जर डिडंट डिसॉल्व द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द एनसीपीज टू फैक्शंस। अब एनसीपी के जो दो स्वरूप थे, जो दो पार्ट थे, दो फैक्शंस थे, मर्जर तो हो गए, लेकिन उनके जो मौलिक अंतर थे, उनके जो सिद्धांत में अंतर थे, उनकी जो सोच थी, उनमें जो मौलिक अंतर थे, जो फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, उन्हें डिसॉल्व नहीं कर पाए ये मर्जर में वे, यानी उनके अंतर बरकरार रहे। मिस्टर ओलीज अथॉरिटेरियन इंपल्सेस। अब मिस्टर ओली जो हैं, इन पर यह कहा जा रहा है कि इनके अंदर जो स्वभाव है, जो इनके गुण हैं, जो इनका आवेग है, जो इनमें आवृत्ति है, जो वेग है इनमें, इंपल्सेस, वो अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन इंपल्स वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी सुनता है, दूसरे की नहीं सुनता, अपना दबदबा बना करके रखता है। तो इन पर ये एक तरह से आरोप है, मिस्टर ओलीज अथॉरिटेरियन इंपल्सेस एंड रेफ्यूजल टू से अ पावर। अब रेफ्यूजल शब्द क्या है? तो रेफ्यूजल भी नाउन है, और यह रेफ्यूज से बना हुआ नाउन है। रेफ्यूजल मीन्स होता है इनकार। रेफ्यूजल टू शेयर पावर विद द माओइस्ट फैक्शन, यानी जो उसमें एक पक्ष था माओइस्ट फैक्शन वाला, उसको ये पावर देने से इनकार कर रहे थे, पावर शेयर करना ही नहीं चाह रहे थे, और अपना दबदबा ही बनाए रखना चाहते थे। मेड मैटर्स वर्स, यही कारण बना जो स्थिति को बदतर बना दिया, मैटर को वर्स बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड, बदतर बना दिया। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, देयर वेयर कॉल्स फ्रॉम विद इन द एनसीपी फॉर मिस्टर मौली टू स्टेप डाउन। अंदर से आवाज आई कि मिस्टर ओली जो हैं वो स्टेप डाउन कर जाएं, यानी अपना पद छोड़ दें, पीछे हट जाएं। इनकी पार्टी के अंदर से ही, एनसीपी से ही यह आवाज आनी शुरू हुई। व्हेन द पार्टी आस्क्ड हिम टू विथड्रॉ द अमेंडमेंट, और जब इनको पार्टी ने कहा कि आपने जो अमेंडमेंट लाया है, आप जो संशोधन लाए हैं, उसे वापस लें, इट वॉज क्लियर दैट ही हैड लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट। इस डिमांड से ही यह स्पष्ट हो जाता है, यह क्लियर हो जाता है कि इंटरनल सपोर्ट, जो अंदरूनी सपोर्ट होती है, उसे ये खो चुके थे। बट इंस्टीड ऑफ, यानी के बजाय, बट इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग द पार्टी लाइन को फॉलो करने के बजाय, मिस्टर ओली डिसाइडेड टू सिंक हिज गवर्नमेंट। अब ये चूंकि पहले ही कहा गया है कि ये अथॉरिटेरियन इंपल्स वाले व्यक्ति हैं, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये दूसरे की सुनते नहीं हैं, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते हैं ये लोग,
और जब इन पर प्रेशर दिया गया तो ये मिस्टर ऑली डिसाइड कर लिए कि गवर्नमेंट को ही सिंक कर देते हैं। सिंक मीन्स डुबाना होता है, यानी सरकार को ही हम गिरा देते हैं। गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ए स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो संकट की स्थिति है और वो जिस गंभीर रूप में हमारे सामने आई है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी पार्टी टुकड़ों में बटेगी और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। रूल आउट मीन्स इनकार करना, यानी उसे हम रद्द नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, स्प्लिट होगा ही। एंड इफ दैट हैपन्स, और यदि ऐसा होता है, नेपाल वुड बी पुश्ड बैक टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का एंटोनिम हो जाता है इनस्टेबिलिटी, और यदि ऐसा होता है तो नेपाल वुड बी पुश्ड बैक टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी नेपाल फिर राजनीतिक अस्थिरता के गर्त में डूब जाएगा, पुश बैक हो जाएगा, पुनः उसी गर्त में चला जाएगा। एट अ टाइम ऑफ मल्टीपल चैलेंजेज, और उस समय जब नेपाल को अनेक चैलेंजेस फेस करने हैं, मल्टीपल, अनेक, मैनीफोल्ड, मल्टीपल के बदले हम मैनीफोल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, मल्टीपल का साइनो होता है मैनीफोल्ड। जब नेपाल के सामने मल्टीपल चैलेंजेज हैं और तब वो राजनीतिक अस्थिरता में जा रहा है, फ्रॉम अ स्लोइंग इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी जो है वो स्लो कर रही है, टू द कोरोना वायरस क्राइसिस, कई तरह के संकटों को यह झेल रहा है। मिस्टर ऑली कुड हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज ए स्टेट्समैन, यानी ये इतना सुंदर मौका था कि ये ऑली जो हैं, मिस्टर ऑली जो हैं, ये इतिहास में एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपने नाम दर्ज करा सकते थे। टू गो डाउन इन हिस्ट्री यानी इतिहास में कायम होना, तो ये इतिहास में कायम हो सकते थे। इंस्टीड, इसके बजाय, ही हैज कट अ सॉरी फिगर। अब टू कट अ सॉरी फिगर इडियम होता है। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स होता है शर्मा जाना, झेप जाना, लजा जाना, शर्मा जाना, झेप जाना। ही हैज कट अ सॉरी फिगर एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शर्मिंदगी वाली काम कर दी है। एंड हिज ऑब्सेशन विद पावर, ऑब्सेशन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद लगता है। एंड हिज ऑब्सेशन विद पावर रिस्क्स अनरावेलिंग द पार्टी ही को फाउंडेड, और सत्ता के लिए जो इनकी सनक थी वही रिस्क ली, और जिस पार्टी को इन्होंने खुद को फाउंड किया था उस पार्टी को ही ये अनरावल कर दिए, तितर बितर कर दिए, यानी जो गठबंधन ये बनाए थे उसको इन्होंने ही तोड़ दिया अलग होकर के। अनरावल मीन्स होता है गांठ खोलना, अनरावल मीन्स गांठ खोलना। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ, थैंक यू वेरी मच।